हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीडीसी एडिटर। जी हाँ, हम अपने इस चैनल पे महाराष्ट्र के अंदर जिला परिषद के फार्मेसी ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली हुई थी, महाराष्ट्र एनएचएम और महाराष्ट्र आरोग्य विभाग के अंदर जो भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी, सभी वैकेंसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे इस चैनल पे टोटली फ्री एमसीक्यू सेशन चल रहा है, जिसमें सारे सब्जेक्ट जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन सारे सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको एमसीक्यू विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फ्री मिलने वाला है, जिसको आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो जिला परिषद नाम से आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। इन वैकेंसी से रिलेटेड जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, वो अगर ये कंप्लीट पूरा सेशन देखेंगे तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ताकि आने वाले एग्जाम में वो अच्छा मार्क्स गेन कर सके। उसी कड़ी में हम क्या करा रहे थे, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट करा रहे थे। जी हाँ, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट में इससे पहले एक पार्ट हो चुका है, उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। टोटल 5 पार्ट में ये खत्म होगा, ये आज का दूसरा पार्ट होने वाला है। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना होने पाए और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, क्या पूछा गया है, द क्वालिटी ऑफ गुड काउंसलर इन पेशेंट काउंसलिंग इज। जी हाँ, पेशेंट काउंसलिंग के दौरान एक गुड काउंसलर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात, बी ए गुड लिसनर, एक अच्छा वक्ता होने से पहले एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, या बी इम्पैथेटिक, बहुत सही सहज होना चाहिए, या बी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, पेशेंट के साथ घुलना मिलना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो भैया एक गुड काउंसलर जो पेशेंट काउंसलिंग करता है, उसकी यहाँ पे देख सकते हो सारी क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। जी हाँ, गुड लिसनर भी होना चाहिए, सहज भी होना चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, यानी कि सारी क्वालिटीज यहाँ पे आप उनकी देख सकते हो ड्यूरिंग द पेशेंट काउंसलिंग किसी भी काउंसलर की। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए हमारा एक गुड काउंसलर की। गुड लिसनर होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, नॉन जजमेंटल होना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए और कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज होती हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, द हार्ट ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग सेशन इज। जी हाँ, जब एक भैया क्या होता है, फार्मासिस्ट होता है, एक पेशेंट होता है, दोनों के बीच में काउंसलिंग चल रही है, उनके बीच में क्या होता है, उनके प्रीवियस मेडिकेशन हिस्ट्री, प्रीवियस जो डिजीज, एडल्ट जो हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, इन सारी चीज़ों की जब क्या चलती है, हमारा मेनली काउंसलिंग चलती है, तो उस काउंसलिंग के दौरान जो हर्ट है, पेशेंट काउंसलिंग का हर्ट किसे बोलेंगे, प्रिपेयरिंग द सेशन, सेशन को प्रिपेयर करना हर्ट होता है पेशेंट काउंसलिंग का, या सेशन को स्टार्ट करना हर्ट होगा, या फिर काउंसलिंग का जो मेन कंटेंट है वो मेन हर्ट होगा, अथवा सेशन को क्लोज करना हर्ट होगा। तो भैया राइट बात है, जाहिर सी बात है, जो काउंसलिंग का जो कंटेंट होता है ना, मेन पॉइंट और मेन हर्ट की बात की जाए तो कंटेंट में ही तो होगा कि क्या चीज पूछनी है, किस चीज की काउंसलिंग करनी है। तो वो आपका काउंसलिंग कंटेंट हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका हार्ट ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग सेशन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे देख सकते हो। यहाँ पे मेन हार्ट की बात कर लें तो आपका काउंसलिंग कंटेंट हमारा यहाँ पे मेन उसका हर्ट होगा, क्योंकि इसमें पेशेंट के मेडिकेशन के बारे में, डोजेस रेजिमेंट के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द सक्सेस ऑफ काउंसलिंग डिपेंड ऑन द लैंग्वेज, टोन, फेशियल एक्सप्रेशन या नॉलेज एंड स्किल ऑफ काउंसलर। जी हाँ, पेशेंट काउंसलिंग सक्सेस होगा या सही तरीके से होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, काउंसलर के लैंग्वेज पे, उसके भाषा टोन पे, उसके फेशियल एक्सप्रेशन पे, अथवा उसके नॉलेज एंड स्किल पे। तो भैया जाहिर सी बात है, किसी भी काउंसलर के नॉलेज एंड स्किल कितनी अच्छी है, उस हिसाब से आपका डिपेंड होगा कि काउंसलिंग कितना सक्सेसफुल होने वाला है। ठीक है, किसके, काउंसलर के नॉलेज और स्किल पे आपका डिपेंड होगा। ठीक है, चलिए अगला है फुल फॉर्म ऑफ एमडीआई। एमडीआई का फुल फॉर्म मीटर ड्रग इनहेलर, मीटर ड्रग इनहेलर, मीजरिंग डोज इनहेलर या मीटर्ड डोज इनहेलर। तो भैया मीटर्ड डोज इनहेलर राइट होगा। क्यों, क्योंकि जो अस्थमा वगैरह में एकदम निश्चित क्वांटिटी ही वहां पे इनहेलर के द्वारा इनहेल होती है, तो उसे हम एमडीआई यानी कि मीटर डोज इनहेलर बोलते हैं। अस्थमेटिक जो पंप होता है ना, स्मॉल डिवाइस होती है जो कि मीजर्ड अमाउंट मेडिकेशन आपके लंग्स में भेजती है ताकि ज्यादा न जा पाए, तो उसे हम एमडीआई या मीटर डोज इनहेलर बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पेशेंट शुड बी एडवाइज टू रिंस देयर माउथ विथ वाटर आफ्टर इनहेलेशन ऑफ। जी हाँ, पेशेंट को ये एडवाइस किया जाता है कि अपने माउथ को वाटर के साथ धुलने के लिए। क्यों, आफ्टर किसके इनहेलेशन के बाद आपको धुलने के लिए बोला जाता है,
बीटा 2 एगोनिस्ट के इनहेलेशन के बाद, जैंथीन अल्कोलाइड के, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर एंटीकोलिनर्जिक। तो राइट आंसर होगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड को अगर आप इनहेल कर रहे हो तो आपको तुरंत वाटर के साथ माउथ को धुलना पड़ेगा, क्योंकि ये भैया स्टक हो सकता है माउथ में, थ्रोट में, है ना, ओरल थ्रस्ट कॉज कर सकता है ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इसीलिए आपको अच्छे से धुलना वगैरह पड़ता है इसको यूज करने के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वाज। हाँ जी, पहले पर्सन ऐसे कौन थे जिन्होंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को इन्वेंट किया, डिस्कवर किया? एडवर्ड जेनर जी थे, लुइस पॉस्चर जी थे, चार्ल्स डार्विन या फिर रॉबर्ट कोच? तो राइट आंसर याद कर लीजिए, पूछता है रॉबर्ट कोच यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी भी बोला जाता है रॉबर्ट कोच जी को। ये आपके अलग अलग हमारे ट्यूबरकुलोसिस हो, कॉलरा हो, एंथ्रेक्स हो, इन्होंने ही क्या किया, डिस्कवर किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग इज यूज्ड फॉर। जी हाँ, काउंसलिंग का फर्स्ट फेज हमारा किसके लिए यूज किया जाता है? इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए, या पेशेंट के रिलेटिव से बात करने के लिए, या फिर फार्मेसी स्टाफ को इकट्ठा करने, या फिर अदर नर्सिंग स्टाफ को। भैया नर्सिंग स्टाफ को इकट्ठा करना, फार्मेसी स्टाफ को इकट्ठा करना और रिलेटिव से बात करना, इसका कोई सेंस तो बनता नहीं पेशेंट काउंसलिंग में। पेशेंट काउंसलिंग का जो पहला स्टेप है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। हाँ जी, इंफॉर्मेशन गैदरिंग विल बी द फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट फेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, फिर उसके बाद बताना, उसके बाद बात करना, काउंसलिंग कंटेंट, नॉलेज एंड स्किल, ये सारी चीजें हमारी होती हैं काउंसलिंग के दौरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पैकेज इंसर्ट मस्ट इंक्लूड। जी हाँ, पेशेंट पैकेज इंसर्ट का नाम सुना होगा, पेशेंट पैकेज इंसर्ट, उनमें ढेर सारी दवाएं वगैरह रहती है पेशेंट के लिए, तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए पैकेज इंसर्ट में? मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशल वार्निंग और प्रिकॉशन होनी चाहिए, थेरेपेटिक इंडिकेशन होनी चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ऑल ऑफ द अबव। पेशेंट के पैकेज इंसर्ट में सारी चीजें यहाँ पे होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट होगा। थेरेपेटिक इंडिकेशन, पोसोलॉजी, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, स्पेशल वार्निंग, सारी चीजें यहाँ पे होनी ही चाहिए। ठीक है, अगला है पेशेंट पैकेज इंसर्ट अप्रूव्ड बाय द। जी हाँ, जो पेशेंट पैकेज इंसर्ट है किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बोर्ड ऑफ फार्मेसी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ बोर्ड ऑफ फार्मेसी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, अथवा फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो भैया पेशेंट पैकेज इंसर्ट हमेशा एफडीए, जी हाँ, एफडीए के द्वारा ही लगभग जितनी भी दवाएं वगैरह होती हैं ना एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, वही आपका अप्रूव की जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, एफडीए के द्वारा अप्रूव होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, फर्स्ट प्रोडक्ट टू रिक्वायर अ पीपीआई। जी हाँ, पेशेंट पैकेज इंसर्ट में सबसे पहली प्रियोरिटी, पहला प्रोडक्ट क्या क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? फॉर्मोटेरॉल इनहेलर, आइसोप्रोटेरेनॉल इनहेलर, ब्यूटासोनाइड इनहेलर, या फ्लूटिकेसोन इनहेलर? तो भैया कौन सा इनहेलर होगा अस्थमेटिक कंडीशन में, जब सांस लेने में दिक्कत होगी, तो सबसे पहला आपका आइसोप्रोटेरेनॉल इनहेलर हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए, जो कि पेशेंट पैकेज इंसर्ट में होना ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। जी हाँ, सीओपीडी का जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कौन से ड्रग से हम करते हैं? मेथिलजेंथिन, फिर शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर, या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड, या फिर नन ऑफ द अबव? तो राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर, हमारा सीओपीडी के फर्स्ट लाइन ड्रग की हमारी यहाँ पे बात आती है। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग हमारा ब्रोंकोडाइलेटर। अगला क्वेश्चन है, लामा स्टैंड फॉर। लामा का मतलब होता है लीव ऑन मेडिकल डिवाइस, लॉन्ग एक्टिंग मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट, या फिर लॉन्ग एड्रेनर्जिक मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट, या फिर लॉन्ग एक्टिंग मस्कुरेनिक एगोनिस्ट? तो भैया लामा का मतलब होगा लॉन्ग एक्टिंग मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट। जी हाँ, लॉन्ग एक्टिंग मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट। और एक होता है लामा, एक होता है लाबा। लाबा का मतलब होता है लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। ठीक है, ठीक है, सीओपीटी वगैरह में हमारा यहाँ पे होता है। अगला है, विच डे वॉज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस बाय WHO टू सेलिब्रेट वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे? हाँ जी, WHO के द्वारा वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे को सेलिब्रेट करने के लिए कौन सा दिन, कौन सी तारीख यहाँ पे निर्धारित की गई?
24 अप्रैल, 24 मार्च, 26 मार्च, 7 अप्रैल। राइट आंसर यहाँ होने वाला है 24 मार्च। जी हाँ, क्या होने वाला है? 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे होता है। सभी लोग जानते होंगे, याद कर लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है? अगला क्वेश्चन होने वाला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड अ कंट्रोल स्ट्रेटेजी फॉर टीबी नोन एज। जी हाँ, WHO ने एक टीबी के लिए कंट्रोल स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइज की या रिकमेंड की, जिससे हम जीन थेरेपी के नाम से जानते हैं, MCT के नाम से जानते हैं, BCG वैक्सीन के नाम से जानते हैं, या फिर डॉट्स थेरेपी के नाम से जानते हैं। तो भैया डॉट्स थेरेपी याद करो, प्रचार भी देखा होगा आपने, ऐड भी देखा होगा टीवी में। डॉट्स थेरेपी WHO ने निर्धारित किया गया है, जिसका मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट एंड शॉर्ट कोर्स। ये आपका 6 से 8 मंथ तक आपका ट्रीटमेंट रेजिमेंट बनाया जाता है टीबी को जड़ से मिटाने के लिए। ठीक है, अगला है व्हाट इज एड्स। एड्स क्या होता है भैया? एक रेयर ब्लड कैंसर जो कि HIV द्वारा कॉज होता है, या एक फंगल इन्फेक्शन होगा, या फाइनल स्टेज होता है HIV का, ह्यूमन इम्यूनोवायरस का, या फिर ग्रुप ऑफ डिजीज जो कि HIV द्वारा कॉज होती है। तो भैया एड्स मेनली आपका फाइनल स्टेज होता है। किसका? HIV ह्यूमन इम्यूनोवायरस का फाइनल स्टेज ही एड्स से बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? फाइनल स्टेज एड्स बोला जाएगा। एक्वायर इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है ना, फाइनल स्टेज है HIV का। ठीक है, जब बॉडी का इम्यून सिस्टम बैडली डैमेज हो जाता है ना वायरस के द्वारा, तब ये आपका एड्स की कंडीशन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? Which of the following is an acronym developed by healthcare member looking to improve medication adherence? हाँ जी, मेडिकेशन अडेरेंस मतलब दवा का पालन करना, है ना, दवा का पालन। तो भैया यहाँ पे ऐसी कौन सी एक्रोनिम या छोटा सा वर्ड मेडिकल फील्ड के द्वारा, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा, मेंबर के द्वारा डेवलप किया गया दवा के पालन को बढ़ावा देने के लिए या मेडिकल एडेरेंस को इंप्रूव करने के लिए? कौन सा वर्ड दिया गया भैया? कौन सा शॉर्ट फॉर्म दिया गया? होप, सिंपल, अवॉइड, या फिर इम्प्रूव? तो राइट आंसर यहाँ पे जान लीजिए सिंपल। सिंपल का फुल फॉर्म यहाँ पे भी दिया है, जो कि दवा के पालन करवाने के लिए यहाँ पे मेडिकल एडेरेंस यानी लोगों के द्वारा दिया गया। सिंपल SIMPLE, simplify the prescription and direction as much as possible, impart knowledge to plainly tell the patient to importance of maintaining consistency when taking medication, modify patient behavior, provide communication and trust, leave behind bias and customize communication style, and evaluate adherence through interview and counseling। ठीक है, तो ये आपका सिंपल एक्रोनिम दिया गया है ताकि मेडिकल दवा का पालन अच्छे से कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेट ऑफ एडेरेंस। जी हाँ, दवा का पालन जो रेट ऑफ एडेरेंस क्या है? रेट ऑफ एडेरेंस है द परसेंटेज ऑफ प्रिस्क्राइब डोज ऑफ द मेडिकेशन लेफ्ट ओवर बाय द पेशेंट ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। भैया जो आपका दवा का परसेंटेज है, जो प्रिस्क्राइब डोज है वो छोड़ दिया गया है, उसे हम एडेरेंस बोलेंगे, या फिर द परसेंटेज ऑफ प्रिस्क्राइब डोज ऑफ द मेडिकेशन एक्चुअली टेकन बाय द पेशेंट ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, या फिर द परसेंटेज ऑफ डोज टेकन बाय द पेशेंट 1 डे, द परसेंटेज ऑफ डोज टेकन बाय द पेशेंट इन 1 वीक। तो भैया रेट ऑफ एडेरेंस वही हुआ कि जो परसेंटेज प्रिस्क्राइब किया गया है ड्रग का, मेडिकेशन का, वो एक्चुअली लिया जा रहा है, एक्चुअली टेकन बाय द पेशेंट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, उसे हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ एडेरेंस बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, रेट ऑफ एडेरेंस, कि भैया कितना वो एक्चुअली ले रहा है ना, छोड़ रहा है उससे क्या मतलब? छोड़ेगा तो एडेरेंस होगा ही नहीं, दवा का पालन होगा ही नहीं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एडेरेंस टू ड्रग ट्रीटमेंट। हाँ जी, यहाँ पे कौन सा यहाँ पे बेस्ट डिफाइन करेगा एडेरेंस, मेडिकल यानी दवा का पालन करना ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। ठीक, फिलिंग अ प्रिस्क्रिप्शन, अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ टेकिंग अ ड्रग, या टेकिंग द ड्रग एज डायरेक्टेड, या राइटिंग डाउन द डॉक्टर इंस्ट्रक्शन फॉर द टेकिंग द ड्रग। देखो भैया अडेरेंस का मतलब ही होता है कि जिस तरीके से दवा बोली गई उसका पालन करना। मेडिकेशन अडेरेंस का मतलब दवा का पालन करना। तो भैया जैसे ड्रग दिया गया है, डायरेक्ट किया गया है, उसी हिसाब से हम ले रहे हैं, तो आप एडेरेंस के कैटेगरी में फॉल करते हो। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, वो एडेरेंस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? एनीमिया इज अ कॉमन कंडीशन, व्हाट हैपेंड व्हेन अ पर्सन हैज एनीमिया। हाँ जी, एनीमिया एक कॉमन कंडीशन है। एनीमिया होता है जब हमारे किसी पर्सन को, तो क्या चीज होती है उसमें? बॉडी हमारा बहुत ज्यादा आयरन प्रोड्यूस करेगी, या ब्लड हमारा इनफ रेड ब्लड सेल, ब्लड में RBC
इनफ नहीं बनती, या फिर ब्लड हमारा गाढ़ा हो जाता है, या बहुत ज़्यादा वाइट ब्लड सेल हमारे प्रोड्यूस होते हैं। तो भैया एनीमिया की कंडीशन में आरबीसी की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन, है ना, तो ये आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है, कि हीमोग्लोबिन हमारा कम हो जाएगा, एडिक्वेट ऑक्सीजन हमारा मिल नहीं पाएगा, आरबीसी की कमी हो जाती है, वही हमारा एनीमिया कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, एनीमिया। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है यहाँ पे, विच एजेंट इज द यूजुअली चॉइस फॉर मॉडरेट टू सीवियर ट्रेवलर्स डायरिया। जी हाँ, मॉडरेट टू सीवियर ट्रेवलर डायरिया वाली जो कंडीशन होती है ट्रेवलर्स को, तो कौन सा एजेंट हमारा यूज किया जाता है ट्रीट करने के लिए, कौन सी चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस, मेट्रोनिडाजोल है, डॉक्सीसाइक्लिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, पेनिसिलिन। तो भैया एक दवा बहुत सुना होगा आपने, नॉरफ्लॉक्सासिन डायरिया की कंडीशन में बहुत ही कारगर है, बहुत ही कारगर है सीवियर टू मॉडरेट डायरिया में नॉरफ्लॉक्सासिन, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका टोटल 20 क्वेश्चन कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के पार्ट नंबर 2 से। पार्ट नंबर 1 भी देख लीजिएगा, अदर जितने भी शूटिंग हुआ, हॉस्पिटल फार्मेसी, इकोलॉजी, कोग्नोसी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एचएपी, सारे सब्जेक्ट को भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, उनके क्वेश्चन को, एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ सकते हो, ट्रिक वगैरह को भी देख सकते हो, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको आइडिया लग सके कि कैसे क्वेश्चन करना है। उम्मीद होगी आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और भी सब्जेक्ट देखते रहें। अब मिलते हैं कम्युनिटी फार्मेसी के पार्ट नंबर 3 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट।